अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मक़दम और इस्तक़बाल है। आज हम आपके सामने HTET यानी हरियाणा टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग उर्दू की चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे और आपको हम बता पाएंगे ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो सके, आप क्वालिफ़ाई कर सकें। NCERT बुक को प्रेफर किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए नज़्म है ये, और इसी को आप समझेंगे, इसी से आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। लिखा है कि नज़्म के माना इंतज़ाम, तरतीब या आराइश के हैं। यानी नज़्म के माना आपसे पूछे जाएंगे तो इंतज़ाम, तरतीब या आराइश इन्हीं में से कोई भी होगा। और ये नज़्म के लुग़वी माना हैं। ये आपके क्वेश्चन में ऐसे आपसे पूछे जा सकते हैं कि नज़्म के लुग़वी माना क्या हैं। आम और वसी मफ़हूम है, यानी लुग़वी माना से हट करके अगर आप देखेंगे तो उसका एक आम और वसी मफ़हूम होता है जिसको इस्तिलाही माने कहते हैं। यानी टर्म में जो यूज़ होता है नज़्म, वो ये कि ये लफ्ज़ नस्र के मद्दे मुक़ाबिल के तौर पर इस्तेमाल होता है। यानी नज़्म का अपोज़िट शब्द है नस्र। इससे मुराद पूरी शायरी होती है। जब भी हम नज़्म बोलेंगे तो उससे मुराद पूरी की पूरी शायरी ली जाती है। उसके बाद है कि इसमें वो तमाम असनाफ़, ये सिन्फ़ की जमा है जिसको क़िस्म कहते हैं, वो तमाम क़िस्में, वो तमाम असनाफ़ शायरी और असालीब शामिल होते हैं। ये उसलूब की जमा है असालीब, जो हैत के एतबार से नस्र नहीं है। यानी जो भी नस्र नहीं है वो नज़्म है। इस्तिलाही मानों में गज़ल के अलावा तमाम असनाफ़ में की जाने वाली शायरी को नज़्म कहते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस्तिलाही मानों में नस्र के अलावा जो तमाम असनाफ़ में शायरी की जाती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको नज़्म कहते हैं। आम ख़याल ये है कि नज़्म का एक मरकज़ी ख़याल होता है। तो ये याद रखिएगा, मरकज़ी ख़याल सिर्फ़ और सिर्फ नज़्म का ही होता है, जिसके गिर्द पूरी नज़्म का ताना बाना बुना जाता है। यानी जो भी कहना हो वो एक ख़याल के तहत, एक इसीलिए इसका एक उन्वान तय कर लेते हैं। उसके बाद जो भी उसके लवाज़िमात होते हैं उसके तहत हम बात कहते हैं। ख़याल के तदरीजी इर्तिक़ा, यानी धीरे धीरे आगे बढ़ने को तदरीजी इर्तिक़ा कहते हैं। तो उसी को कह रहे हैं कि ख़याल के तदरीजी इर्तिक़ा को भी नज़्म की एक ख़ुसूसियत कहा गया है। एक बात तो ये हो गई, नज़्म एक मरकज़ी ख़याल होता है, और दूसरी बात है कि तदरीजी इर्तिक़ा, जो भी मरकज़ी ख़याल होगा उसमें यानी एक बैक डायरेक्ट बात नहीं कह दी जाएगी, बल्कि एक यानी स्टेप बाय स्टेप ही बात कही जाएगी, और वही तदरीजी इर्तिक़ा है। ये नज़्म की ख़ुसूसियत है। तवील नज़्मों में ये इर्तिक़ा वाज़ेह होता है। यानी अगर कोई शॉर्ट नज़्म है, मुख्तसर नज़्म है, तो उसमें ये इर्तिक़ा पता नहीं चल पाता है। लेकिन जो तवील नज़्म होती हैं वहाँ पर तदरीजी इर्तिक़ा, जो नज़्म की ख़ुसूसियत है, उसका पता चल पाता है। जबकि मुख्तसर नज़्मों में ये इर्तिक़ा वाज़ेह नहीं होता है और अक्सर व बेशतर एक तासुर की शक्ल में उभरता है। उसके बाद है कि नज़्म के लिए न तो हैत की कोई क़ैद है और न मौज़ूआत की। नज़्म के लिए हैत की भी कोई क़ैद नहीं है और मौज़ूआत की भी क़ैद नहीं है। चुनांचे उर्दू में गज़ल और मसनवी की हैत में मुख्तलिफ़ क़िस्म के बंदों पर मुश्तमिल नज़में और आज़ाद व मार्रा नज़में भी लिखी गई हैं। ये सब नज़मों की क़िस्में हैं जो आप पढ़ेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे उसके डेफिनेशंस क्या हैं। इस तरह कोई भी मौजू नज़्म का मौजू हो सकता है, किसी हैत में भी नज़्म लिख सकते हैं, कह सकते हैं। यहाँ पर हैत के एतबार से नज़्म की 4 क़िस्में बताई गई हैं। आपसे पूछा अगर जाए कि हैत के एतबार से नज़्म की कितनी क़िस्में हैं, तो वो 4 क़िस्में हैं। पहली क़िस्म पाबंद नज़्म की है। अब पाबंद नज़्म की डेफिनेशन दे करके आपसे पूछा जाएगा कि इसको क्या कहते हैं, तो देख लीजिए डेफिनेशन कि ऐसी नज़्म जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफ़ियों की तरकीब में मुकर्ररा उसूल की पाबंदी की गई हो। ये याद रखिए कि बहर और काफ़ियों की जो एक तरतीब और तरकीब होती है उसमें उसूलों की अगर पाबंदी की जाए तो वो पाबंद नज़्म है, उसको पाबंद नज़्म कहते हैं और पाबंद नज़्म कहलाती है।
نئے انداز کی ایسی نظمیں بھی جن کے بندوں کی ساخت مروجہ ہیئتوں سے مختلف ہو یا جن کے مصرعوں میں قافیوں کی ترتیب مروجہ اصولوں کے مطابق نہ ہو۔ مروجہ کا مطلب جو رائج ہے، جس پر پہلے سے لوگ شاعری کرتے آئے ہیں، لیکن ان کے تمام مصرے برابر ہوں اور ان میں قافیے کا کوئی التزام ضرور پایا جائے۔ اب یہاں بات صاف ہو گئی کہ پابند نظم اس کو کہیں گے کہ جس کے مصرے برابر ہوں اور قافیے کا التزام کیا جائے تو وہ پابند نظم کہلاتی ہیں۔ دو طرح کے ڈیفینیشنز آئے آپ کے سامنے کہ مقررہ اصولوں کی پابندی کی جائے تو وہ پابند نظم ہے، یا پھر اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ مصرے برابر ہوں، بڑے چھوٹے نہ ہوں اور قافیہ پایا جائے تو وہ پابند نظم ہے۔ نظم کی دوسری قسم نظم معرہ ہے، یعنی نظم معرہ کہتے ہیں ایسی نظم جس کے تمام مصرے برابر ہوں مگر ان میں قافیے کی پابندی نہ ہو۔ تو پابند نظم اور معرہ نظم میں ڈفرینس آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ وہاں پر کہا گیا تھا کہ مصرے برابر ہوں لیکن قافیے کی پابندی یعنی قافیے کا التزام کیا جائے۔ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ مصرے تو برابر ہوں لیکن قافیے کی پابندی نہیں ہو تو وہ نظم معرہ کہلاتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے اسے نظم عاری بھی کہا ہے، یعنی نظم معرہ کو انگلش میں بلینک ورس کہتے ہیں۔ یہ ورڈ کبھی دے کر کے پوچھا جاتا ہے کہ بلینک ورس کی اردو کیا ہے، تو نظم معرہ ہے اور اسی کا دوسرا نام نظم عاری کہا ہے۔ آج کل اسے نظم معرہ ہی کہا جاتا ہے۔ چلیے اب اسی طرح سے فری ورس ہے، یعنی آزاد نظم، جو نظم کی تیسری قسم ہے ہیئت کے اعتبار سے۔ ایسی نظم جس میں قافیہ اور ردیف کی پابندی نہیں ہوتی، یعنی اس میں نہ ردیف کی پابندی ہوگی نہ قافیے کی پابندی ہوگی، اس کے ارکان بحر کم یا زیادہ ہوتے ہیں، یعنی ارکان بحر کم اور زیادہ اگر ہوں گے تو یہ آٹومیٹک سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اس کے مصرے برابر نہیں ہوں گے۔ اسی لیے یہاں پر کہہ رہا ہے جس کی وجہ سے اس کے مصرے چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں، آزاد نظم کہلاتی ہیں۔ تو اب تینوں کے ڈیفینیشن یاد رکھیے۔ پابند نظم ہم کس کو کہہ رہے ہیں؟ جس کے مصرے برابر ہوں۔ معرہ بھی کہہ رہے ہیں جس کے مصرے برابر ہوں۔ دونوں میں ڈفرینس ہو گیا کہ پابند نظم میں قافیے کی پابندی ہوگی، نظم معرہ میں قافیے کی پابندی نہیں ہوگی۔ آزاد نظم میں مصرے ہی چھوٹے بڑے ہوتے ہیں اور نہ ہی قافیے کی پابندی، یعنی اس میں نہ مصرے کی برابری کی شرط ہے نہ قافیے کا ہونا اس میں شرط بتایا ہے۔ اس کے بعد ہے نظم کی چوتھی قسم نثری نظم۔ تو نثری نظم چھوٹی بڑی نثری سطروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس میں نہ تو ردیف اور قافیے کی پابندی ہوتی ہے اور نہ ہی بحر اور وزن کی، یعنی جس طرح سے ایک نثر لکھنے والا نثر لکھتا ہے اسی طرح سے صرف نثری نظم لکھنے والا ایک موسیقیت کو جگہ دیتا ہے، ایک طرح سے سنٹنس موزوں ہو جائیں وہی نثری نظم ہے، ورنہ اس میں کسی طرح کی کوئی شرط نہیں ہے۔ چلیے پھر ہم آپ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔